हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स आईक्यू के इस। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई प्यारे मित्र बहुत अच्छी से चल रही होगी। जैसा कि हम आपको एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ साथ एमसीक्यू की एक बेहतर सीरीज को आप लोगों के बीच में हम डिस्कस कर रहे हैं। जीके जीएस से जितने क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चनों को एक में हम पर डे डिस्कस करते हैं। आइए हम आज की पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दिया गया। आपको इतना क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, पेपर में केवल ये देखना है कि बाबर को कलंदर की उपाधि किस युद्ध के उपरांत मिला। आपको हम बताए थे बाबर के बारे में कि बाबर ने पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ, किसके? पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत की लोकेशन मैंने आपको बताया हरियाणा। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने क्या क्या किया? उसमें बाबर वर्सेस लोदी, लोदी में वो भी किस लोदी की बात मैं कर रहा हूँ? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। किसके बारे में? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में पहला पानीपत का युद्ध हुआ। और इसमें हुआ क्या कि बाबर की सेना है इब्राहिम लोदी की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। तो इसका मतलब बाबर ने इब्राहिम लोदी को उसमें पराजित कर दिया। इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ? मुगल वंश की स्थापना हो गई। क्या? मुगल वंश का स्थापना किस युद्ध के पश्चात हुआ? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ उसके पश्चात मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया। इसमें हुआ क्या? जब पेपर में पूछेगा बाबर ने रहने का विचार कब प्रस्तुत किया, तो यहाँ पे बाबर क्या बोला? अब मैं भारत में रहना चाहता हूँ। यानी भारत में रहने का विचार बाबर ने किस युद्ध के उपरांत कहा? तो पानीपत का प्रथम युद्ध के पश्चात कहा। उसके बाद पूछेगा पेपर में अगर बाबर ने अपना पहला अभियान कब किया? बाबर का जो पहला अभियान था वो था बाजौर अभियान। क्या? बाजौर अभियान। आखिर बाजौर की लोकेशन क्या है? तो बाजौर की लोकेशन पाकिस्तान में है। कहाँ पे? पाकिस्तान में बाजौर अभियान बाबर के द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध यही है। इसमें इसने क्या प्रयोग किया? इसमें भेड़ा को किलो, क्या जो भेड़ा का किला है इसको तोड़ने के लिए, क्या भेड़ा को किला को तोड़ने के लिए इसने तोपों का प्रयोग किया। किसका? तोपों का प्रयोग किया। पूछेगा बाबर के द्वारा तोपों का प्रयोग सबसे पहले किस युद्ध में किया गया? तो भेड़ा के किलों को तोड़ने के लिए बाजौर अभियान में बाबर के द्वारा सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया गया। बाजौर अभियान 1519 में लड़ा गया। आपको हम बताते हैं जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ आखिर ये हुआ कब था? 21 अप्रैल। क्या? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इसमें बाबर ने क्या क्या किया? इसमें बाबर बाबर की जो सेना थी, सेना को इसने लगाया उज़्बेक पद्धति। किसकी? उज़्बेक पद्धति। सेना को किसमें रखा? उज़्बेक पद्धति या तुगलकी पद्धति। किसमें? तुगलकी पद्धति में रखा। पूछेगा कि सेना को पहली बार बाबर ने किस पद्धति में रखा? तो उज़्बेक पद्धति। क्या? उज़्बेक पद्धति या कौन सी नीति? तुगलमा नीति। कौन सी नीति? तुगलमा नीति है। कौन सी नीति है? तुगलमा नीति के तहत सेना को रखा। लेकिन इसमें अपने तोपों को किस में रखा? तो तोपों को बाबर ने सजाया क्या? रूमी या उस्मानिया पद्धति। रूमी पद्धति या उस्मानिया पद्धति में बाबर ने किसको रखा? अपने तोपों को रखा।
इतनी बातें यहाँ से पूछ सकता है। पूछेगा कि बाबर के प्रमुख तोपचे कौन कौन थे, यानी जो तोप चलाने वाले बाबर के प्रमुख तोपचे थे कौन कौन। मुर्शीद अली खां, क्या मुर्शीद अली खां और उस्ताद अली, क्या उस्ताद अली। उस्ताद अली और मुर्शीद अली ये बाबर के दो क्या थे, तोपचे थे, यानी तोप चलाने वाले बाबर के दो तोपचे मुर्शीद अली और उस्ताद अली थे। ठीक, बाबर के बारे में पूछता है कि आखिर बाबर का जन्म कब हुआ, तो 14 फरवरी 1983, क्या 14 फरवरी 83, क्या 14 फरवरी 1483 को बाबर का क्या होता है, जन्म होता है। बाबर का जन्म कब होता है, 14 फरवरी 1483 को। इसमें होता क्या है, इसका जन्म होता है कहाँ पे, फरगना। फरगना की लोकेशन तो बता सकते हैं आप, उज्बेकिस्तान या बता सकते हैं अफगानिस्तान, फरगना में हुआ। इसके पिता का नाम क्या था, पिता का नाम मैंने बताया था उमर शेख मिर्जा, क्या उमर शेख मिर्जा। ये किससे थे, ये किस वंश से संबंधित थे, पेपर में पूछेगा तो आपको बताना है उमर शेख मिर्जा। और इनकी माता कौन थी, तुगलक निगार खां, क्या तुगलक निगार खां। ये किस वंश से थी, तो इनके पिता जो थे तैमूर वंश से, किसके, तैमूर वंश से थे। और माता इनकी जो थी वो किस वंश थी, चंगेज वंश थे, किससे, चंगेज वंश से संबंधित थी। इसीलिए गुलाम वंश का एक नाम और हो जाता है क्या, चगताई वंश, क्या चगताई वंश, या हम बोल सकते हैं क्या, गुलाम वंश, गुलाम वंश। तो जो मुगल वंश है, मुगल वंश कब से कब तक रहा, तो मुगल वंश 1526 से स्टार्ट होता है और रहता है 1857 तक, यानी 1857 की क्रांति तक हम लोग क्या पढ़ेंगे, मुगल वंश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, 1526 से स्टार्ट होता है मुगल वंश। मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा होती है, बाबर के द्वारा इसकी स्थापना होती है। उसके बाद बाबर के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको हम और बताते हैं। बाबर के बारे में बहुत फेमस पद्धति है क्या, मोइबियान पद्धति। कौन, मोइबियान पद्धति। जो मोइबियान पद्धति है ये, और इसी के साथ साथ आपको याद रखना है चार बाग शैली। पूछेगा चार बाग शैली का जनक कौन है, चार बाग शैली का जनक जो है ये कौन है, आपका बाबर। मोइबियान पद्धति में क्या होता था, इसमें ये होता था, मान लीजिए आपका ये बगीचा है, क्या ये बगीचा है, तो बगीचों में मान लीजिए आपका ये पानी आने का रास्ता है, एक रास्ता इसमें गया, एक रास्ता इसमें गया, एक रास्ता इसमें। इस रास्ते को बड़े नहर से जोड़ दिया था, किससे, नहर से जोड़ दिया था। नहर से आने के पश्चात पानी अपने आप सभी जो क्यारियाँ लगी हैं उसमें पहुँच जाता था। इसी को हम बोलते हैं क्या, मोइबियान पद्धति। यानी मोइबियान पद्धति किससे संबंधित थी, नहरों से संबंधित थी। सिंचाई के लिए बाबर ने इसका प्रयोग किया। बाबर ने और क्या किया, बाबर ने अपनी आत्मकथा क्या लिखा, तुजुक ए बाबरी, क्या तुजुक ए बाबरी। ये बाबर की क्या है, आत्मकथा है। इसको बाबर ने स्वयं लिखा, किसने, बाबर ने इसे स्वयं लिखा। और किस भाषा में लिखा, तुर्की भाषा में। कैसे याद रखना है, क्योंकि यहाँ भी तय है, यहाँ भी तय है, इसका मतलब तुर्की भाषा में इसका। उसके बाद इसका ट्रांसलेशन किसने करवाया, जो अकबर था, क्या अकबर। ये तो पढ़ा लिखा था नहीं, लेकिन इसी के शासन काल में अब्दुल रहीम खान खाना, क्या अब्दुल रहीम खान खाना, इसका एक क्या अनुवाद विभाग था, उसमें बहुत सारे ट्रांसलेटर थे। उसने क्या किया, बाबरनामा नामक, इसका ट्रांसलेशन किसमें किया, बाबरनामा में, यानी तुजुक ए बाबरी का ट्रांसलेशन बाबरनामा में कर दिया। और किस भाषा में, फारसी भाषा में। क्यों किया गया, क्योंकि फारसी जो है ये मुगलों की भाषा थी, वो समझ नहीं पा रहे थे। इसी में क्या लिखा गया, इसी में लिखा गया था जो बाबर है वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि मुझे कहाँ दफनाया जाए, काबुल में। कहाँ, काबुल में। इसका मतलब बाबर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, क्योंकि बाबर ने आराम शाह, क्या
बाबर के द्वारा आराम बाग का निर्माण कराया गया। आराम बाग कहाँ पे है? आगरा में है। जब बाबर की मृत्यु हुई तो बाबर की मृत्यु के पश्चात उसे कहाँ दफनाया गया? पहले आगरा में दफनाया गया था, लेकिन इसके अनुसार बाद में उसकी कब्र कहाँ बनवाई गई? काबुल में। क्या? काबुल में बाद में किसे दफनाया गया? बाद में बाबर को कहाँ दफनाया गया? काबुल में दफनाया गया। ठीक है, इसका मतलब बाबर की जब मृत्यु हुई थी तो बाबर को कहाँ दफनाया गया था? आगरा में, आराम बाग में। उसके बाद कहाँ दफनाया गया? इसे काबुल में दफनाया गया। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। पानीपत के युद्ध के पश्चात इसका जो है कलंदर की उपाधि धारण किया। बाबर ने कलंदर की उपाधि पानीपत के युद्ध के पश्चात धारण किया। अब हम बात करते हैं पानीपत के युद्ध के बाद खानवा के युद्ध के पश्चात क्या क्या किया। इसमें तमगा नामक कर था। क्या? तमगा नामक जो कर था वो किस पे लगता था? वो सैनिकों पे लगता था। किस पे? सैनिकों पे लगता था। इसे क्या कर दिया? इसने खत्म कर दिया। उसके पश्चात इसमें क्या कहा? जो खानवा का युद्ध था इसमें इसने जिहाद का नारा दिया। क्या? जिहाद का नारा। पेपर में पूछेगा कि जिहाद का नारा किस युद्ध के पश्चात दिया गया? तो खानवा के युद्ध के पश्चात दिया गया। जिहाद का नारा मतलब ये आपके धर्म की लड़ाई है, इसे आप स्वयं अपने धर्म को बचाने के लिए करिए, ये बाबर का कथन था। इसमें और क्या हुआ? इसमें बाबर ने किसकी उपाधि धारण की? तो इसमें गाजी की उपाधि धारण की। किसकी? गाजी की उपाधि धारण की। जो कलंदर की उपाधि बाबर के द्वारा धारण किया गया था वो कैसे धारण किया गया था बताएं आपको। वो धारण क्या किया गया था? जब बाबर पानीपत का युद्ध जीता तो उसमें जो चीज पाया था उसमें चांदी का सिक्का बनवाया। क्या? चांदी का जो है सिक्का बनवाया और उस सिक्कों को किसको दे दिया? उन सभी सिक्कों को काबुल निवासियों को दान कर दिया गया। किसको? काबुल निवासियों को दान दे दिया, सभी निवासियों को। इसी के उपलक्ष्य में उसने कलंदर की उपाधि ग्रहण की। आपको मैंने खानवा का युद्ध बता दिया। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? ये हुआ था आपका राणा सांगा। किसके किसके बीच में? राणा सांगा वर्सेस बाबर के बीच में हुआ था। इसमें बाबर ने राणा सांगा को क्या किया था? पराजित कर दिया था। खाना सांगा के बाद आपका आता है चंदेरी। खानवा कहाँ पे है? आपका आगरा लोकेशन के पास है। चंदेरी कहाँ पे है? ये आपका मध्य प्रदेश में है। ये किसके किसके बीच में हुआ था? ये भी आपका हुआ था मेदिनी राय के बीच में। किसके? मेदिनी राय के बीच में चंदेरी का युद्ध हुआ था। इसमें मेदिनी राय हार गया था। घाघरा का युद्ध में किसमें हुआ? 1529 में। इसमें अफगानों की संयुक्त सेना के साथ बाबर लड़ा था। क्या? इसके साथ बाबर जो है लड़ा था, उसमें बाबर ने अफगानों की संयुक्त सेना को हरा दिया था। अफगान कौन कौन थे? इसमें पश्चिम बंगाल और बिहार के अफगानी थे। क्या? पश्चिम बंगाल और बिहार के अफगानी थे। घाघरा का युद्ध, घाघरा का एक युद्ध ऐसा था जो जल और थल दोनों स्थान पे लड़ा गया था। पूछेगा ऐसा कौन सा युद्ध था जो दल और थल दोनों पर लड़ा गया? वो घाघरा का युद्ध था। इसमें अफगानों ने बाबर के साथ युद्ध किया। इतनी बातें आपको याद रखना है। पानीपत का युद्ध, ये इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन बाबर से नहीं जाएगा। हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जियाउद्दीन मांगबरनी, हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज। मैंने क्या बताया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में दो प्रमुख कवि थे। कौन कौन? एक मिनहाज उस सिराज था और दूसरा जियाउद्दीन मांगबरनी। ये दोनों कहाँ थे? ये दोनों कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में थे। किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहने वाले दो प्रमुख क्या थे? कवि थे। कौन कौन? जियाउद्दीन मांगबरनी और मिनहाज उस सिराज। देखिए जियाउद्दीन मांगबरनी की जो फेमस पुस्तक है, हसन निजामी की तो आपको पता होगा, क्या? ताजुल नासिर जो है इनकी पुस्तक है। क्या? ताजुल नासिर है। ठीक। उसके बाद मिनहाज उस सिराज, तबकात ए नासरी। क्या? तबकात ए नासरी किसकी पुस्तक है? मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है। उसके बाद क्या है? यादिया बिन अहमद सरहिंदी, इनकी पुस्तक क्या है? तारीख। क्या? तारीख ए मुबारक शाही। कैसे याद रखेंगे? चूंकि सरहिंद पे क्या होता है? तारीख का लोग इंतजार करते हैं। उसके बाद क्या है? जियाउद्दीन मांगबरनी की पुस्तक क्या है? तारीख ए फिरोज शाही। क्या? तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक किसकी है? तो ये है जियाउद्दीन मांगबरनी की। जियाउद्दीन मांगबरनी की। इतनी बातें आपको यहाँ से शायद समझ में आ गई होगी। अब हम अपने क्वेश्चन पे मूव डाउन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? कहता है कि
कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है? देखिए, आपको हम बताते हैं कि भारत का संविधान का जो उद्देशिका है उसमें क्या क्या नहीं हुआ। जो आपका हुआ था क्या, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें संविधान में 3 शब्द जोड़े गए। क्या? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये संविधान में 3 शब्द जोड़े गए। इसका मतलब इसमें समाजवाद है, प्रभुत्व संपन्न, क्या प्रभुत्व संपन्न, और पंथ निरपेक्ष, क्या पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, और लोक कल्याण। लोक कल्याण का जिक्र इसमें नहीं है। लोक कल्याण का जिक्र इस संविधान में नहीं जोड़ा गया। कैसे? समाजवाद का मतलब क्या होता है? समाजवाद का मतलब होता है सभी धर्मों का समान संरक्षण होगा, यहाँ पर कोई किसी धर्म का। पंथ निरपेक्ष मतलब होता है कि भारत का कोई भी पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है भारत का कोई धर्म नहीं हुआ। अखंडता मतलब इसकी हम यूनिटी को बनाए रखेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जो भारतीय संविधान है, क्या जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें कितनी प्रकार की समता की बात कहा गया है। तो भारतीय संविधान में जो समता की बात कहा गया है, 2 प्रकार की समता। क्या? अवसर की समता और किसकी समता है? समता 2 प्रकार की हो गई। स्वतंत्रता कितनी प्रकार की बात कही गई है? स्वतंत्रता जो है ये 5 प्रकार की है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सभी 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। उसके बाद समानता। समानता, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की समानताओं की बात कहा गया है। इतनी बातें मैंने आपको पिछली वीडियोस में बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाया है। तो यहाँ पे हम उद्देशिका के बारे में केवल चर्चा करेंगे। उद्देशिका को संविधान सभा के समक्ष किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देशिका को प्रस्तुत किया गया। तो मैंने आपको बताया था कि जो संविधान था हमारा कितने दिन में बना? 2 साल 11 माह और 18 दिन। कितना? 2 साल 11 माह और 18 दिन में ये हमारा भारतीय संविधान बना। भारतीय संविधान को किस दिन लागू किया गया? जब पूछेगा कि भारतीय संविधान को लागू किस दिन किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को अंशतः किस दिन लागू किया गया? क्या अंशतः किस दिन लागू किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को ये अंशतः लागू किया गया। संविधान के बारे में मैंने आपको बताया क्या कि संविधान सभा के लिए बहुत सारी समितियों का गठन किया गया। उसमें महत्वपूर्ण समिति क्या थी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के बारे में मैंने आपको बताया, इसी को बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद क्या बताया मैंने आपको? बताया संघ समिति। संघ समिति के जो हेड थे, हमारे संघ समिति के जो हेड है वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आपके संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतनी बातें मैंने आपको बताया था। ठीक, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नंबर 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत है। ये अनुच्छेद नंबर 1 में कहा गया है। भारत क्या है? देखिए, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 1 है उसमें ये कहा जाता है भारत राज्यों का संघ। क्या? भारत राज्यों का संघ है। भाग 1 में देखिए, संविधान का जो भाग हमारा 1 है इसमें किसका जिक्र किया गया है? राज्य और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जिक्र किया गया है। भाग 1 में ये कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर के 4 तक है। अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर के 4 तक हमारा भाग 1 है। उसमें भाग जो हमारा पहला अनुच्छेद कहता है, पहला अनुच्छेद ये कहता है कि जो भारत होगा, क्या भारत जो है ये राज्यों का संघ है। किसका? भारत राज्यों का संघ है। संघ या यूनियन बोलेगा कभी, यूनियन है।
अगर मैं पूछेगा पेपर में भारत राज्यों का संघ है या यूनियन है, आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देना है यूनियन। ठीक है, कैसे अभी आपको हम बताते हैं। भारत राज्यों का संघ है, इसमें बताया गया। उसके बाद इसी में ही आर्टिकल नंबर 1 में ही क्या जिक्र किया गया है, इसी में यह बताया गया है कि 3 प्रकार के क्षेत्र होंगे। कैसे, कितने प्रकार के क्षेत्र होंगे? 3 प्रकार के। कौन कौन से क्षेत्र होंगे? आपको पहले पता होगा राज्य। राज्य कौन है? कितने हैं? 28। उसके बाद होंगे केंद्र शासित प्रदेश, हमारे कितने हो गए? 8। उसके बाद होगा अर्जित क्षेत्र। क्या? अर्जित क्षेत्र, जो कि इस समय इसकी कितनी संख्या है? 0। कितना बेहतरीन तरीके से संविधान को डिजाइन किया गया है। अर्जित क्षेत्र के तहत हम कभी भी किसी भी देश को अपने में मिला सकते हैं। जैसे बलूचिस्तान का पाकिस्तान से मैटर चल रहा है, मान लीजिए भारत ने बलूचिस्तान को स्वतंत्र करा दिया, तो स्वतंत्र कराने के पश्चात वो किस में आएगा? अर्जित क्षेत्र में आ जाएगा। ये भारत के आर्टिकल नंबर 1 में कहा गया है। अब हम बात करते हैं संघ क्या होता है। संघ यानी यूनियन। उसके बाद क्या होता है? परिसंघ क्या होता है? यानी क्या हो जाए? कॉन्फेडरेशन। क्या? कॉन्फेडरेशन क्या होता है? उसके बाद और एक क्या है? फेडरेशन। क्या? फेडरेशन क्या होता है? फेडरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? संघ, इसको भी बोलते हैं। इसी के लिए देखिए 2 जगह इसकी मीनिंग सेम है। इसका मतलब क्या है? हम भारत को राज्यों का यूनियन बोलेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, जो हमारा संघ होता है ये कभी भी विघटित नहीं उठता है, यानी कभी जो नहीं टूटेगा उसे हम लोग बोलते हैं क्या? संघ। परिसंघ क्या होता है? परिसंघ जो होता है हमारा कॉन्फेडरेशन, ये जिसमें छोटे छोटे राज्य मिलकर के एक अपनी शक्तियों को केंद्र सरकार को दे देते हैं। इसका मतलब जो परिसंघ होता है ये कभी भी हमारा टूट सकता है, यानी जो कभी भी टूट सकेगा वो हमारा परिसंघ में आएगा। उसका फेडरेशन में कौन आता है? आपका अमेरिका आता है। कैसे? अमेरिका में क्या होता है? फेडरेशन में बड़े बड़े राज्य मिल करके अपनी शक्तियों को एक देते हैं, केंद्र को बाकी शक्तियां अपने पास रखते हैं। ये एक केवल समझौता के तहत होता है। फेडरेशन में होता क्या है, जैसे मान लीजिए अमेरिका है, अमेरिका में 50 देश हैं। क्या? 50 देश, सबका अलग अलग 50 राज्य, 50 राज्यों का अलग अलग झंडा है, अलग अलग वहाँ का कानून है, अलग अलग सब कुछ है, संविधान भी है। इसका मतलब फेडरेशन के तहत जो भी राज्य होंगे वो थोड़ा क्या होंगे? परिसंघ से मजबूत होंगे। क्या? परिसंघ से मजबूत होंगे। लेकिन भारत की तरह यूनियन तो नहीं है, क्योंकि यूनियन कभी भी अलग नहीं हो सकता। अगर आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश चाहे भारत से अलग हो जाए तो लतियाए कि उसको रोक दिया जाएगा। इसका मतलब भारत क्या है? राज्यों का यूनियन है। आर्टिकल नंबर 1 में जिक्र किया गया है। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है? जो आर्टिकल नंबर 2 कहता है कि जो विदेशी राज्य हैं, क्या? विदेशी राज्यों को भारत में मिलाने की बात करता है। विदेशी राज्यों को भारत में किस अनुच्छेद के तहत मिलाया जाएगा? तो आर्टिकल नंबर 2 के तहत मिलाया जाएगा। कैसे मिलाया जाएगा? मैंने आपको बताया क्या कि जो आपका 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में, इसमें हुआ क्या? जो हमारा सिक्किम राज्य था, क्या? सिक्किम राज्य है, सिक्किम को सह राज्य के बीच बराबर आर्टिकल अनुसूची नंबर 2A में क्या हुआ? आर्टिकल नंबर 2A में सिक्किम को क्या बनाया गया? सह राज्य। पेपर में अगर पूछेगा सिक्किम को सहराज किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद होता है 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया जाता है। वो भी कौन सा नंबर का बनता है? 22वें नंबर का राज्य बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो है 1959 में, क्या 1959 में चीन के द्वारा किसको कब्जा कर लिया जाता है? तिब्बत को। तिब्बत को कब्जा कर लिया जाता है। तो तिब्बत के कब्जा होने की वजह चूंकि चीन में आ गया तो सिक्किम वालों ने क्या किया? भारत सरकार से मदद मांगी। भारत सरकार ने बोला वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं हम, हमारे यहाँ सभी धर्मों को, सभी लोगों को एक समान प्रकार से देखा जाता है। तो इसलिए आर्टिकल नंबर 2A में सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत सह राज्य के साथ साथ 36वां संविधान संशोधन करके एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक, आर्टिकल नंबर 2 के बारे में हो गया। अब हमारा जो आर्टिकल नंबर क्या आता है? 3। आर्टिकल नंबर 3 में क्या होता है? अभी तो मैंने विदेशी राज्यों की बात किया, अब भारत के जो राज्य हैं, क्या भारत के राज्य में संसद चाहे तो यहाँ पे क्या क्या कर सकती है? उसके नाम में बदलवा सकती है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। यानी कभी भी इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज रख दिया गया है। और आर्टिकल नंबर कितने के तहत किया गया है? आर्टिकल नंबर 3 के तहत किया गया है। प्रयागराज को चाहे तोड़ करके पटना में मिला दे, चाहे बिहार में कहीं भी मिला सकते हो, आर्टिकल नंबर 3 के तहत कर सकती है। ठीक है, उस कैसे आपको बताया थे मैंने 3 राज्यों के बारे में। क्या जब देश में क्या बोलते हैं एकीकरण हो रहा था उस समय क्या हुआ था? जो 3 राज्य थे, क्या गुजरात,
गुजरात के बाद आपका आंध्र प्रदेश, गुजरात का कैसे किया गया, और जम्मू एंड कश्मीर। अब गुजरात को किसके द्वारा मिलाया गया? जनमत संग्रह के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जनमत संग्रह करा करके गुजरात को मिला लिया। उसके बाद ऑपरेशन पोलो चला करके, क्या ऑपरेशन पोलो चला करके भारतीय सेना के द्वारा क्या हो गया? आंध्र प्रदेश को इकट्ठा किया गया। ये भी अलग होना चाहता था। और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पे साइन करने की वजह से, विलय पत्र पे साइन करने के पश्चात वो कैसे 16 अक्टूबर 1953 को, क्या 16 अक्टूबर 1953 को विलय पत्र पे साइन करने के पश्चात जम्मू कश्मीर को क्या कर लिया? भारत का एक अभिन्न अंग बना लिया गया। ठीक है, इतनी बातें आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मैंने आर्टिकल नंबर 3 बता दिया, और एक जल्दी से देख लीजिए आर्टिकल नंबर 4। ये क्या करता है? आर्टिकल नंबर 4 ये कहता है अगर भारतीय संविधान 1 और 3 के तहत कोई परिवर्तन कर रही है तो उसमें राष्ट्रपति किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्या? राष्ट्रपति किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, और इसे आर्टिकल नंबर 368 से बाहर रखा गया, यानी भारतीय संविधान संशोधन से भी इसे बाहर रखा गया। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात की गई है, इसे संसद के द्वारा केवल 50% से पारित कर दिया जाएगा। उसके बाद ये राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं है। ठीक, अब हम चलते हैं भारत एक राज्यों का संघ यानी यूनियन की बात कहा गया है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। देखिए, जो मूल अधिकारों का अंतिम संरक्षक है वो आपका है न्यायपालिका। मूल अधिकार कहां से कहां तक है? अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक है। मूल अधिकार जो है कहां से आया? इसका विचार हमारा यूएसए के संविधान से आया। मूल अधिकार के बारे में इसे ही क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मतलब इसी को बोलते हैं अधिकार। मैग्ना कार्टा शब्द कहां से लिया गया? ये फ्रांस भाषा का शब्द है। किसका? फ्रेंच भाषा का शब्द है। लेकिन इसका सबसे पहले प्रयोग कहां किया गया? ब्रिटेन में किया गया। इतनी बातें मूल अधिकार के बारे में आपको बता दिए। मूल अधिकार के बारे में क्या है? 1931 का जो कराची अधिवेशन था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का कराची अधिवेशन में मूल अधिकार की मांग किया गया था। इतनी बातें आपको मैंने इतिहास में बताया था। उसके बाद क्या हुआ कि मूल अधिकार के बारे में इतनी बातें तो आपको मैंने बता दिया। आर्टिकल नंबर 12 में क्या कहा गया? राज्य के बारे में बात किया गया आर्टिकल नंबर 12 में। आर्टिकल नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? आर्टिकल नंबर हमारा जो 13 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12 में किसका जिक्र किया गया है? राज्य के बारे में बात किया गया है। राज्य मतलब किसी राज्य की बात नहीं कर रहा है स्पेशली, यहाँ पे किसी भी सेक्टर की बात कर रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गया, पावर कॉर्पोरेशन हो गया, ओएनजीसी हो गया, किसी प्रकार की राज्य की बात किया गया है। हमारा आर्टिकल नंबर 13 होता है अल्पीकरण की बात करता है। क्या? अल्पीकरण की बात करता है। मतलब कैसे? देखिए, अल्पीकरण का मतलब ये हो गया जैसे हमारा जब संविधान बना, संविधान बनने के पश्चात यानी संविधान बनने के पहले और इसके बाद इसमें यह कहा गया कि जो संविधान बनने से पहले जितने मूल अधिकार थे उन अधिकारों को यहाँ पे निरस्त नहीं किया जाएगा। लेकिन एक शर्त है, शर्त ये है कि वो किसी भी मौलिक अधिकार का हनन न करें, और इसके बाद भी सरकार किसी प्रकार का ऐसा कानून न बनाए जिससे लोगों का मौलिक अधिकार का हनन हो। ये अल्पीकरण आर्टिकल नंबर 13 में कहा गया। कैसे? मान लीजिए इस समय गाड़ी लोग रोड पे चलाते हैं, सरकार ऐसा कानून बना दे गाड़ी किसी घरों में घुसा दो, ये इस तरीके का कानून नहीं बनेगा। ठीक, इसमें सबसे अच्छा आपको हम बताते हैं अल्पीकरण के बाद मूल अधिकार क्या है? ये वाद योग्य हैं। क्या है? जब पेपर में आएगा कौन सा वाद योग्य है, तो मूल अधिकार जो है वाद योग्य है। ये क्या है? प्रवर्तनीय भी है। क्या? प्रवर्तनीय भी है। लेकिन डीपीएसपी के बारे में मैंने क्या बताया? डीपीएसपी प्रवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब मूल अधिकारों के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 32 के तहत मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? 5 प्रकार का रिट जारी करता है, और आर्टिकल नंबर 226 के तहत हमारा हाई कोर्ट ही मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, रिट जारी करता है। इतनी बातें मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मेकांग डेल्टा कहाँ पे स्थित है? तो जो वियतनाम है यहाँ पे हमारा है मेकांग डेल्टा। क्या? मेकांग डेल्टा। म्यांमार, आपको पता होगा जो म्यांमार था ये पहले भारत का अंग हुआ करता था, लेकिन म्यांमार की राजधानी क्या हुई थी? पहले
बर्मा थी, क्या बर्मा। रंगून भी कहाँ पे था, म्यांमार में था। इतनी बातें आपको यहाँ से समझ। थाईलैंड की राजधानी क्या है आपको पता होगा, बैंकॉक। क्या, बैंकॉक जो है थाईलैंड की कैपिटल हो गई। कंबोडिया की राजधानी क्या होगी, नोपेन मेम। क्या, नोपेन में, ये किसकी राजधानी होगी, कंबोडिया की राजधानी होगी। वियतनाम की राजधानी क्या होगी हमारा, हनोई। क्या, हनोई वियतनाम की राजधानी होगी। म्यांमार की राजधानी क्या है, वर्मा। क्या, वर्मा या रंगून म्यांमार की राजधानी है। उसके बाद और क्या है, न्यापीता। क्या, न्यापीता ये किसकी राजधानी है, म्यांमार की राजधानी है। राजधानियों के क्रम में आपको मैंने एक विस्तृत तरीके से आपको एक शॉर्ट वीडियो दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं। वैसे पता हो आपको पूछ सकता है कि सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पे है। सुंदरवन का आपका कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा है, जो कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, जो मायोरी जनजाति है ये तो न्यूजीलैंड में है ही है। एनू जनजाति आपकी जापान में है। तो देखते हैं, अफ्रीदीस ये अफ्रीका में तो नहीं है। ये इसका मतलब ऑप्शन नंबर मेरा सी जो है ये तो रॉन्ग हो गया। एमू जनजाति आपकी कहाँ पे है, जो जापान में। पिग्मी हमारी कहाँ पे है, कांगो बेसिन में है। उसकी बात पूछता है आखिर बद्दू जनजाति कहाँ पे है, तो ये अरब की जनजाति है। कैसी जनजाति है, बद्दू जो है अरब की जनजाति है। रेड इंडियन ये कहाँ की जनजाति है, तो ये नॉर्थ अमेरिका की है। कहाँ की है, नॉर्थ अमेरिका की जनजाति है रेड इंडियन। उसके बाद आपका हो गया कालाहारी बोत्सवाना में कौन सी जनजाति पाई जाती है, पिग्मी कांगो बेसिन पाई जाती है, ठीक है। उसके बद्दू मैंने बताया अरब में मिलती है। उसके बाद रेड इंडियन कहाँ मिलती है, नॉर्थ अमेरिका में मिलती है। माओरी कहाँ मिलती है, न्यूजीलैंड में मिलती है। एक आपको मैंने बताया क्या, सेमांग कहाँ मिलती है, ये मिलती है मलेशिया में मिलती है। एक है आपकी बोरो जनजाति, ये कहाँ मिलती है, ब्राज़ील में मिलती हैं। इतनी जनजातियां आपकी हैं। इंपॉर्टेंट कुछ जनजातियां और हैं, उनको हम धीरे धीरे आप लोगों के बीच में डिस्कस करा के ख़त्म कर देंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि ठोस कपूर से वाष्प बनने की, यानी ठोस से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आपका जो है ऊर्ध्वपातन मतलब होता है ठोस से सीधे क्या बनेगा, हमारा बनेगा गैस। यानी जो चीज़ें ठोस है उसे हम गलाएंगे, गलेगा नहीं, सीधा गैस में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे आपका कपूर हो गया। उसके बाद क्या पूछता है, नेफ्थलीन। क्या, नेफ्थलीन हो गया। उसके बाद हो गया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसी को बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, या तो बोल देगा नौसादर। ये हमारा क्या हो गया, ऊर्ध्वपातन। इसी में आता है हमारा ठोस CO2 भी आता है। किस प्रक्रिया के तहत आता है, ऊर्ध्वपातन के तहत आता है। अब देखिए क्या होता है, हिमीकरण, यानी बर्फ जमने को बोलते हैं हिमीकरण, यानी द्रव का क्या हो जाएगा, द्रव को ठोस में बदलने की क्रिया को हम बोलते हैं हिमीकरण। यानी बर्फ बनने की प्रक्रिया क्या आती है, हिमीकरण। पिघलना यानी गलनांक से संबंधित है। गलनांक मतलब होता है जहाँ से कोई द्रव पिघलना शुरू करता है, इसे हम बोलते हैं क्या, गलनांक। और आपसे बात करते हैं हम क्या, क्वथनांक। क्वथनांक मतलब होता है जहां से कोई जल उबलना शुरू करता है, यानी पानी का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्वथनांक है। गलनांक कितना है, अब गलनांक के बारे में मैंने बताया आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो बर्फ बनने की प्रक्रिया होती है कहाँ शुरू होती है, 0 डिग्री के नीचे आप जाएंगे तो बर्फ बन जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी पदार्थ का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। यानी किसी पदार्थ का घनत्व सबसे ज़्यादा कब होगा, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा घनत्व होगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, खत्म करिए। हाँ, तो इसमें पूछ रहा है आखिर घास के मैदान, ये कल का क्वेश्चन है। कैंटरबरी कहाँ पे है, न्यूजीलैंड में। पॉर्कलैंड कहाँ पे है, ब्राज़ील में। वेल्ड तो आपको साउथ अमेरिका में है। लानोस तो वेनेजुएला में है। लेकिन पॉर्कलैंड कहाँ पे है, ये अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में पड़ता है। ठीक,
पॉर्कलैंड साउथ अफ्रीका में पड़ता है, ना कि ब्राज़ील में पड़ता है। ठीक है, घास के मैदान के बारे में मैंने आपसे बताया। स्टेपीज कहाँ पे है? यूरेशिया में। लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्टेपीज आपका कहाँ पड़ा गया? यूरोप और एशिया की संयुक्त है, इसी के लिए हम लोग बोलते हैं का यूरेशिया स्टेपीज। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्या? विल्ड। विल्ड क्या है? अफ्रीका में पड़ता है। उसके बाद क्या बताया था? प्रेरी। प्रेरी हमारा कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका। पंपास कहाँ पे है? वेनेजुएला या साउथ अमेरिका। इतने घास के मैदान के बारे में मैंने जिक्र किया था। सवाना घास का मैदान कहाँ पड़ता है? साउथ अफ्रीका में पड़ता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है कि एक बाइट में क्या होते हैं? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। बाइट क्या होती है? सबसे छोटी यूनिट होती है। पूछेगा कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है कंप्यूटर की, तो बाइट है। बाइनरी डिजिट क्या पूछता है? एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो 4 बिट होते हैं। कितना? 4 बिट को हम बोलते हैं क्या? एक निबल। उसके बाद आपसे हम बताते हैं कि बाइनरी डिजिट क्या? बाइनरी अंक। ये कंप्यूटर केवल इसी भाषा को समझता है, वो भी होता है 0 और 1 डिजिट का बाइनरी अंक होता है। कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ें और बताई हैं, बेसिक्स चीज़ें आप पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं। हमारा क्या है? ये 18 आर्गन 40 लिखा है, 19 पोटेशियम ये भी 40 है, और 20 कैल्शियम 40 है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है। 18 आर्गन 40 यानी इसका परमाणु भार सबका क्या है? सेम है, और परमाणु क्रमांक क्या है? इसका अलग अलग है। इसका मतलब जब आपका एटॉमिक वेट सेम होगा तो ये किस में आएंगे? देखो, जो समभारिक होता है इसमें क्या होता है? समान भार होता है। समभारिक मतलब समान भार, और समभारिक के बाद समस्थानिक। समस्थानिक में क्या होता है? इसके परमाणु क्रमांक सेम होते हैं। इसका मतलब ये किस में चला जाएगा? हमारा समभारिक में। इसका भार क्या है? समान है। और समस्थानिक में क्या होता है? जैसे होता है 1H1 1H2 और 1H3, ये हमारा समस्थानिक में आ जाएगा। इसमें क्या होता है? जो परमाणु क्रमांक होता है ये क्या होता है? समान होता है। परमाणु क्रमांक मतलब देखिए हाइड्रोजन का 1 1 1, और इसमें हमारा क्या है? परमाणु भार समान है। क्या? परमाणु भार जो है हर जगह समान है। ठीक, इतनी बातें आपको यहाँ से समझ में आ गए। सम न्यूट्रॉनिक मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? मेन एग्जाम्पल इसका ये है, एक आपका Na+ है और आपका नियान है। देखिए इसका मतलब Na में 11 होता है, 1+ मतलब 1 माइनस हो गया, कितना बचा? 10। इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए? 10, और नियान में कितने? 10। इसका मतलब आपका ये किस में आ जाएगा? सम न्यूट्रॉनिक में आ जाएगा। अब हम आज की क्लास का यहाँ पे समापन करते हैं मित्रों। अब मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। आशा करते हैं ये क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। टॉपर्स आईक्यू परिवार पे जितने ही बच्चे नए आए हों सभी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों।